मेरा नाम राहुल है। हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। PT 365 के लिए इम्पोर्टेंट है अपकमिंग प्रीलिम्स 2021। यहाँ पे आपको ये देखना चाहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि बहुत एफर्ट लगने वाले हैं। और यहाँ पे 40 मिनट्स की भी हमने इससे पहले वीडियो कवर करी जो 7.1 से लेके 7.9 तक पूरा डिटेल में डिस्कस करा है हमने। तो प्लेलिस्ट है, आप चेकआउट कर सकते हो आप यहाँ पे। वाई इन न्यूज़ में सबसे पहला न्यूज़ है, रिसेंटली 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की एक मीटिंग हुई थी। वो फर्स्ट एवर वर्चुअल असेंबली है। WHO क्या है, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO की। यहाँ पे जितने लोगों ने अटेंड करा वो सारे डेलीगेट्स थे WHO के मेंबर स्टेट से, और ये फोकस करते हैं एक स्पेसिफिक हेल्थ एजेंडा पे जो प्रिपेयर करा गया था WHO के द्वारा। यहाँ पे मेन जो फंक्शन था वो इम्पोर्टेंट है। पहला है डिटरमाइन करता है पॉलिसीज़ WHO की, एडवाइस करता है डायरेक्टर जनरल को, और यहाँ पे रिव्यू करता है इस चीज़ों को, और फाइनेंशियल पॉलिसी पे देखता है। WHO का जो एनुअली कहाँ हेल्ड होता है, ये जिनेवा में होता है, स्विट्जरलैंड में। की आउटकम्स क्या है यहाँ पे, ये अडॉप्ट हुआ था रेजोल्यूशन इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। WHO का जो रिस्पांस था पैंडेमिक का और आइडेंटिफिकेशन जो जूनोटिक सोर्स है, ये मेंशन करता है बड़ी सारी चीज़ें जो इवैल्यूएट करता है WHO के जो भी एक्शंस हैं और उनकी टाइमलाइंस की। कोविड-19 में क्या क्या टाइमलाइंस थी इम्पोर्टेंट, ये यूनिवर्सल टाइमली इक्विटेबल एक्सेस एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल सेफ क्वालिटी अफोर्डेबल हेल्थ टेक्नोलॉजी सबको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। ये यहाँ पे रिमूवल ऑफ अनजस्टिस बड़े सारे जो ऑब्स्टिकल है उसको रिमूव करने की बात करी है जो अग्रीमेंट में है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विच इज ट्रिप्स, यहाँ पे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है दोहा डिक्लेरेशन में जो ट्रिप्स पे था। कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो इसमें हेल्थ एनवायरनमेंट हेल्दी पीपल, और अगर आप उल्टा करके देखो तो यहाँ पे लिखेगा हेल्दी एनिमल्स। वन हेल्थ ये कोलैबोरेटिव मल्टी सेक्टोरल इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जो काम करता है रीजनल नेशनल और ग्लोबल लेवल पे और रिकग्नाइज करता है, लोगों को कनेक्ट करता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। WHO के बारे में देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है, इंडियन हेल्थ मिनिस्टर ने चार्ज लिया एज चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 34 टेक्निकल क्वालिफाइड मेंबर्स होते हैं जो कि बेसिकली 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, और इसमें हर साल जो मीटिंग होती है एटलीस्ट ट्वाइस होनी चाहिए और साल में 2 बार होनी चाहिए मीटिंग। प्राइमरी फंक्शन क्या है बोर्ड का कि इम्प्लीमेंट करता है WHO की एडवाइस। चेयरमैन जो पोस्ट है वो रोटेशन में होती है, हर साल 6 रीजनल ग्रुप से अफ्रीका, अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया इन सब से लिए जाते हैं। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में है दोहा डिक्लेरेशन जो ट्रिप्स पे हुआ था और पब्लिक हेल्थ पे इम्पोर्टेंट है। 2001 में WHO के मेंबर्स ने क्लैरिफाई करा था एम्बिग्यूटीज जो थी और बात करी थी कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक हेल्थ और ट्रिप्स का होना चाहिए। डिक्लेरेशन जो अफर्म करता है ट्रिप्स एग्रीमेंट जो एक्सटेंड नहीं करता या प्रिवेंट करता है मेंबर्स को कि वो कुछ मेजर ले सके ताकि पब्लिक हेल्थ को बचा सके। 7.11 की न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ओपन स्कीज ट्रीटी है, ये US ने अनाउंस करी है रिसेंटली। वो स्टेट कर रहा है रशिया कंटिन्यूसली वायलेट कर रहा है रशिया। ओपन स्कीज ट्रीटी जो है एक अग्रीमेंट है जो परमिट करता है हर स्टेट को कि कंडक्ट करे शॉर्ट नोटिस पे अनआर्म्ड फ्लाइट्स हो जो टेरिटरीज पे हो और कलेक्ट करे कुछ डेटा जो मिलिट्री फोर्सेस पे रहता है। ये एम करता है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस ऑफ फेमिलियरिटी किस स्टेट पार्टीज के थ्रू होती है नेगोशिएशन। OST जो है 1992 में साइन हुआ था और 2002 में आया था, सॉरी। यहाँ पे 34 स्टेट्स हैं जो इस ट्रीटी के अंडर आते हैं, वाइल जो 35th का चीज़ हुई थी जहाँ पे किर्गिस्तान ने साइन करा है वो रेटिफाई नहीं करा। मेजॉरिटी मेंबर्स जो है नॉर्थ अमेरिका के हैं, यूरोप के हैं। इंडिया चाइना मेंबर नहीं है, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है।
स्टेट पार्टीज अलाउ है कि वो ओवरफ्लाई कर सकती है किसी भी मेंबर टेरिटरी की, और ये टेरिटरी डिटरमाइन करती है स्पेसिफिक पॉइंट्स जो एंट्री और एग्जिट के रहते हैं। ओएस से सही एक चीज़ है ओपन स्कीज कंसल्टिव कमीशन। इसमें बेसिकली सारे जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओएसटी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। यहाँ पे 7.12 न्यूज़ जो है हमारी स्क्रीन पे वो है ग्रुप ऑफ 7 G7। यूके ने इनवाइट करा है प्राइम मिनिस्टर को कि वो अटेंड करे G7 की जो मीटिंग हुई है होने वाली है कमिंग जून में 2021 के लिए। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया जो इनवाइटेड है मीटिंग के लिए गेस्ट कंट्रीज, यूके यूज़ करेगा G7 एक प्लेटफॉर्म ताकि वो बिल्डअप करे चीज़ें, बेटर करे चीज़ें कोरोना वायरस की वजह से जो हुई है। प्रीवियसली 2019 में इंडिया ने पार्टिसिपेट करा था G7 की समिट में जो ब्रिटिश में हुई थी, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत है, ये फ्रांस में हुआ था। G7 जो एक ब्लॉक है उसमें सारी इंडस्ट्रियलिस्ट डेमोक्रेसीज आती है, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, इटली, यूके, यूएस, तो बड़े ब्लॉक आते हैं। रशिया बिलोंग करता था बट इवेंचुअली 2014 में क्योंकि उनने क्रीमिया पे अटैक कर दिया था, अनेक्स कर दिया था, तो उसी वजह से उनको निकालना पड़ा। पहले G8 थे पर 2014 के बाद से फिर G7 हो गए हैं। कोई फॉर्मल क्राइटेरिया नहीं है ऐसा कि कैसे मेंबरशिप है, बट पार्टिसिपेंट जो करते हैं वो डेवलप इकोनॉमी से होते हैं ज़्यादातर। जो G7 की मीटिंग होती है एनुअली होती है, मतलब हर साल होती है, और इसमें प्रिसाइडेड होते हैं जो मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज होती है, रोटेशनल बेसिस पे होती है, और ये डिस्कस करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के बारे में, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में और एनर्जी पॉलिसी के बारे में। करंटली जो एग्रीगेट जीडीपी है इन G7 की वो मोर देन 30% ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब नियरली 70% 3 डिकेड्स अगो, मतलब 30 साल पहले 70% होती है। इंडिया मेंबर नहीं है, ये बात इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ चार्ट है ताकि आपको आसानी रहे कि G7 है क्या, G8 क्या है और G20 क्या था। G7 हमने अभी पढ़ा जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान। इसमें अगर रशिया को ऐड कर तो G8 हो जाएगा। इसमें 12 कंट्रीज़ को और ऐड कर देते हैं, इसमें इंडिया, टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, साउथ अरेबिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। G20 हो जाएगा। G20 के बात ही करी हमने और ये G20 आ गया जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट करा है। 15th G20 समिट है जो कन्वीट करी जाएगी साउथ अरेबिया के थ्रू, और ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे होगी। G20 जो है ग्रुप ऑफ 20, ये इंटरनेशनल फोरम है जो वर्ल्ड्स मेजर इकोनॉमीज़ को लाती है। इसका अकाउंट बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर बात करूँ ये मोर देन 80% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी की होती है। अगर ये ग्रुप की बात करूँ 75% ग्लोबल ट्रेड का है और 60% पॉपुलेशन है, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों है। यहाँ पे ये फोरम हर साल होता है। अगर बात करूँ 1999 से, इसमें 2008 में ईयरली समिट होती है जिसमें पार्टिसिपेशन होती है रिस्पेक्टिव हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। एडिशन की बात करूँ मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी होती है, सरपा मीटिंग भी होती है, जो बेसिकली कैरी आउट करते हैं नेगोशिएशन, बिल्डिंग कंसेंसस अमंग लीडर्स, वर्किंग ग्रुप्स और बड़े सारे इवेंट्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? सिंपल ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी कोऑर्डिनेशन मेंबर्स के बीच में, प्रमोट करे फाइनेंशियल रेगुलेशन ताकि कोई रिस्क ना हो, क्रिएट करें एक नया इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। G20 की 2 वर्किंग ट्रैक्स होते हैं। पहला है फाइनेंशियल ट्रैक जिसका ग्लोबल मतलब जो ग्लोबल इकोनॉमी और फाइनेंशियल इश्यूज को देखना है, जैसे मॉनेटरी, फिस्कल, एक्सचेंज रेट और ये सब। सेकेंड है सरपा ट्रैक जो हमने ऊपर देखा था, ये फोकस करता है बॉर्डर इशू पे, पॉलिटिकल एंगेजमेंट, एंटी करप्शन, डेवलपमेंट, बड़ी सारी चीज़ों पे। G20 के पास कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका एजेंडा और एक्टिविटीज़ जो इस्टेब्लिश होती है रोटेशनल बेसिस पे होती है, रोटेशनल प्रेसिडेंसीज पे होती है, कोऑपरेशन और मेंबरशिप पे। टोरी का एक ये रिप्रेजेंटेशन होती है कंट्री के द्वारा जो होल्ड करती है प्रेसिडेंसी, प्रिसाइडर और एक सक्सेसर कौन होगा उसका। ट्रोइका कंट्रीज जो है वो करंटली
सऊदी अरेबिया, इटली, इंडोनेशिया है। G20 सपोर्ट करता है बड़ी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और बड़े सारी UN, WTO। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है G20 का और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट न्यूज़ चाइना की तरफ से आप देख सकते हो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट ने चेयर कराया 28th समिट SCO का, जो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट का है। इसमें फर्स्ट टाइम ये वर्चुअल हुए हैं ऑब्वियसली। इंडिया ने एक्सटेंड कराया फुल सपोर्ट और ऑब्जर्व कराया 20th एनिवर्सरी SCO का 2021 का। इसका थीम क्या है, इंपॉर्टेंट है, SCO ईयर ऑफ द सेंचुरी, ये पूछा जा सकता है। इंडिया ने अनाउंस कराया 2021 में कि नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया एग्जीबिशन देगा बुद्धिस्ट हेरिटेज ऑफ SCO कंट्रीज। इंडिया ने प्रपोज करा है कि हम एक सेटअप करेंगे स्पेशल वर्किंग ग्रुप जो इनोवेशन और स्टार्टअप पे बात करेगा। SCO के बारे में बात करूँ तो ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो शंघाई में बनी है चाइना में 2001 में। रीजनल डेवलपमेंट और सिक्योरिटी इश्यूज हैं जैसे टेररिज्म, सेपरेटिज्म और बड़े सारे। रशिया और मैंड्रिन जो है प्रेजेंटली और ऑफिशियली लैंग्वेज है जो यूज़ होती है SCO। मैंड्रिन चाइनीज़ की लैंग्वेज है। वर्किंग ऑफ SCO जो है अंडरपिन्ड है शंघाई स्पिरिट, जो कि म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल बेनिफिट पे होता है, म्यूचुअल इक्वालिटी और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वगैरह। वर्किंग स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है इनका। हेड ऑफ स्टेट काउंसिल है यहाँ पे HSC जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल जो है ये सेकंड हाईएस्ट बॉडी होता है जो डील करता है ट्रेड और इकोनॉमिक चीज़ों से, एनुअल बजट का। इसके प्राइम जो मेन बॉडीज है दो हैं, एक तो सेक्रेटेरिएट है जो कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ SCO का, प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, एनालिटिकल और टेक्निकल सपोर्ट। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर RATS जो कि कॉम्बैट करता है रीजनल टेररिज्म और सेपरेटिज्म। SCO बिजनेस काउंसिल और SCO इंटर बैंक कंसोर्टियम जो वर्क करता है, इंक्रीज करता है कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स। तो यहाँ पे ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी ऑब्वियसली इनकी बहुत ज़्यादा है। 42nd वर्ल्ड पॉपुलेशन है अगर SCO की बात करूँ, और 20% ग्लोबल GDP है। 4 जो मेंबर्स है इंडिया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, और 2 परमानेंट मेंबर है UNSC के, रशिया, चाइना। SCO कंसिडर कराता है काउंटर वेट ऑफ NATO क्योंकि इसमें सारा साउथ एशिया का आ रहा है, मतलब इवेंचुअली एशिया का आ रहा है, साउथ एशिया नहीं बात करूँगा मैं। ऑर्गेनाइजेशन के पास जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है सेंट्रल एशिया और गल्फ में ऑब्वियसली रिसोर्सेज की वजह से। SCO होल्ड करता है एक डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस जो ग्रेटर होता है NATO से। इसकी मेंबर की आप बात करो तो देख लो आप लिस्ट, पूरा एशिया देख लो, सेंट्रल एशिया देख लो, रशिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। तो ये मैप पे आप देख सकते हो कितना बड़ा पार्ट है SCO का, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है 7.15 की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है ऑयल के पर्सपेक्टिव से। OPEC ने 4th हाईएस्ट लेवल मीटिंग हेल्ड करी है। इंडिया ने डायलॉग करा है वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। OPEC एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 13 ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन है जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुला आता है। जो बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर ये हेल्ड हुआ था 1960s में, बहुत पुरानी बात है। OPEC का ऑब्जेक्टिव यही है उसके मेंबर्स के कि यूनिफाइड पेट्रोलियम पॉलिसी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए, फेयर प्राइस होना चाहिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, एफिशिएंट इकोनॉमिक रेगुलेशन होना चाहिए। यहाँ पे OPEC का सेक्रेटेरिएट है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो लोकेट करता है वियना में, फंक्शन करता है हेडक्वार्टर्स ऑर्गेनाइजेशन का। हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं। और यहाँ पे आपको याद होगा ऑस्ट्रिया जो है यूरोप में है, ठीक है। यहाँ पे OPEC प्लस भी है जो कंसिस्ट करता है नॉन OPEC ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जैसे अजरबैजान, बहरीन, बोनिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, बड़े सारे 13 अदर OPEC मेंबर कंट्रीज। यहाँ पे जो करंट एस्टिमेट है वो है 79.4% जो वर्ल्ड का प्रूवन ऑयल रिजर्व है वो लोकेट करता है OPEC मेंबर्स के साथ ही सिर्फ।
वाइल जो बल्क में है ओपेक ऑयल रिजर्व मिडिल ईस्ट में वो अमाउंट करता है, मिडिल ईस्ट की बात कर रहा है सिर्फ, ये 64.5% ओपेक टोटल। इंडिया ओपेक का ऑब्वियसली मेंबर नहीं है। इंडिया वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, इंपोर्ट करते हैं हम ऑयल। 78% क्रूड ऑयल होता है, 59% लिक्विडेटेड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी, और नियरली 38% जो है वो एलएनजी है, लिक्विडेटेड नेचुरल गैस, जो कि केटर करते हैं ओपेक के द्वारा। इंडिया की जो ऑयल डिमांड है वो राइज करेगी 4.7 मिलियन बैरल पर डे, जो 2019 में थी। अब ये बढ़ के हो जाएगी 10.7 मिलियन पर बैरल डे, जो होगा वो 2040 में हो जाएगा 10.7। तो मैप पे आप देख सकते हो ओपेक कंट्री बहुत अच्छे से दिखा रखा है। सेंट्रल एशिया का देख लो, सेंट्रल एशिया नहीं बोलूँगा, वेस्ट एशिया बोल लूँगा। ईरान, कुवैत, इराक, यूएई, सऊदी अरेबिया, लीबिया, फिर साउथ अफ्रीका पे आ जाइए आप। यहाँ पे कॉन्गो है, अंगोला है, इक्वाटोरियल गिनिया है, नाइजीरिया है, फिर साउथ अमेरिका, वेनेजुला है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम जो न्यूज़ में रहे वो भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क्स एजेंसी UNRWA, इंडिया ने 2 मिलियन का एड दिया है इस ग्रुप को फॉर द वेलफेयर, किसके लिए? पैलेस्टीनी रेफ्यूजी के लिए जो कोविड-19 से जूझ रहे हैं। ये UNRWA क्रिएट हुआ था 1949 में यूएन के द्वारा। ऑब्वियसली प्रोवाइड करता है बेसिक फूड सप्लाई, मेडिकल एड, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ पैलेस्टीन रेफ्यूजीज़ को, जो कि 5 फील्ड ऑफ ऑपरेशन में है: जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, और उसमें ईस्ट ऑफ जेरूसलम भी आता है। यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV, UN एड्स, ये बेसिकली चाहते, इसका विजन यही है कि 0 न्यू HIV इन्फेक्शन हो, 0 डिस्क्रिमिनेशन हो, 0 एड्स रिलेटेड डेथ्स हो। ये यूनिटी के साथ काम करता है। 11 UN ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करते हैं क्लोजली ग्लोबल और नेशनल पार्टनर्स, ताकि एंड करे एड्स की जो एपिडेमिक है 2013 तक, जो कि इसका पार्ट है SDG का। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी UNHCR वर्क करता है राइट्स और फ्यूचर रेफ्यूजीज़ का, डिस्प्लेस कम्युनिटीज़ का। क्रिएट हुआ था 1950 में, जब हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था, ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प करा जाए यहाँ पे। यूनाइटेड नेशन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, ये भी इम्पोर्टेंट है। चाइना ने अनाउंस करा है कि वो ज्वाइन करेगा इस ट्रीटी को। UNATT लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, रेगुलेट करता है ग्लोबल ट्रेड को, कन्वेंशनल आर्म्स को, इस्टेब्लिश करता है कॉमन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मेंबर स्टेट के लिए, प्रिवेंट करता है इलिसिट ट्रेड और डाइवर्जन जो कन्वेंशनल आर्म्स का होता है, कवर करता है बड़ी सारी चीज़ें, और रिस्ट्रिक्शन नहीं प्लेस करता किसी भी टाइप का ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ आर्म्स जो कि लाई गई है। अडॉप्शन जो हुआ था UN जनरल असेंबली में हुआ था और 2014 में आया था। यहाँ पे 130 कंट्रीज ने साइन करा, लेकिन इंडिया ने साइन नहीं करा, बहुत इंपॉर्टेंट है। UNESCO-SOC ये भी है इम्पोर्टेंट, UN चार्टर ने इस्टेब्लिश करा था इसको, ECOSOC को 1945 में। इसका 1 ऑफ द 6 मेन ऑर्गेनाइजेशन है UN की। ECOSOC फोकस करता है, एडवांस करता है 3 डायमेंशन में: सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरनमेंट। इसमें 54 मेंबर गवर्नमेंट है जो इलेक्ट होते हैं हर 3 साल में जनरल असेंबली के द्वारा। सीट्स जो है काउंसिल में वो एलोकेट होती है जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। 14 जो एलोकेट होती है वो अफ्रीकन स्टेट को होती है, 11 एशियन को, 6 ईस्टर्न को, और 10 लैटिन को, और 13 वेस्टर्न को। ठीक है, तो इंडिया ने इवन करा है, इम्पोर्टेंट ये है। ECOSOC सब्सिडी बॉडी, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन CSW इस्टेब्लिश होता 1946 में। ये प्रिंसिपल ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो बेसिकली प्रमोट करती है गवर्नमेंट जेंडर बेस्ड चीज़ें और एम्पावर करती है वुमेन को। ये इंस्ट्रूमेंटल है, प्रमोट करती है वुमेन राइट्स को, डॉक्यूमेंट करती है रियलिटी वुमेन की, और शेप करती है इक्वालिटी। कमिटी जो प्रोग्राम और कोऑर्डिनेशन पे ये इम्पोर्टेंट मेन सब्सिडरी है इसकी ECOSOC की, और ये प्लानिंग करती है यूनाइटेड नेशन। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कमिटी जो प्रोग्राम और कोऑर्डिनेट करती है। CPC एक मेन सब्सिडी ऑर्गन है ECOSOC की, और जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो प्लान करती है, प्रोग्राम करती है, कोऑर्डिनेट करती है। CPC एग्जामिन करती है सेक्रेटरी जनरल वर्क प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखना चाहिए कि आउट ऑफ डिग्री डिसीजन जो होता है अडॉप्ट करते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन।
कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट जो असिस्ट करती है इकोसॉक, वो इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है इसकी प्रोग्राम ऑफ एक्शन की। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पर बात करती है। इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, ये IUDFV फंड है, 2017 में आया था, इंडिया ने सपोर्ट करा था और ये यूनाइटेड नेशन के थ्रू मैनेज होता है। साउथ साउथ कोऑपरेशन में इम्प्लीमेंटेशन जो होता है इसका कोलैबोरेशन होता है यूनाइटेड नेशन सिस्टम के द्वारा। UNOSSC जो है ये UNDP होस्ट करता है, 1974 में बना था। UNDP यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रमोट करता है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट करता है साउथ साउथ का कोऑपरेशन का। साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है एक प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क, कोलैबोरेट करता है डेवलपमेंट कंट्रीज़ पे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, बड़ी सारी चीज़ों पे। सेल्फ रिलायंस और डेवलपिंग कंट्रीज़ पे इन्हांस करता है और ट्राइलेटरल कोऑपरेशन पे देखता है जो साउथ साउथ इनिशिएटिव के होते हैं। इंडिया जो कंट्रीब्यूट करता है वो 15.46 बिलियन करता है UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड को। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया पार्ट है, जिसका पार्ट नहीं है। पार्ट C होगा लेक्चर, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को और देखते रहिए।